नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन आज हो गया 31 अक्टूबर। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। मोदी ने जो बाइडेन और इमैनुअल मैक्रो से की गर्मजोशी से मुलाकात, किए हैं कई बड़े ऐलान। G20 में आतंकवाद, इसके साथ जलवायु परिवर्तन, कोरोना समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। भारत की बड़ी जीत हुई है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कश्मीर में सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकते हैं आतंकी, जारी हुआ अलर्ट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने रची खतरनाक साजिश। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे तो दोस्तों, चीन ने भेजी खराब खाद, श्रीलंका ने किया सौदा रद्द। करारा झटका दिया है श्रीलंका ने, दूसरा झटका दिया। एक तो अडानी को पोर्ट देकर, दूसरा श्रीलंका से खाद का सौदा रद्द करके भारत ने बढ़ाया आगे हाथ। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे तो दोस्तों, अग्नि 5 छोड़िए, भारत ला रहा है अग्नि 6 मिसाइल। 5000 रेंज नहीं, 12000 किलोमीटर होगा इसका रेंज। अमेरिका भी पलक झपकते होगा तबाह। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने की तालिबान के राजनयिकों को से बात, वो भी आपको बताएंगे क्या मान्यता कैसे दी है। वहीं कश्मीरी छात्रों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी से बौखलाई महबूबा, पीएम मोदी को लिखा रिहाई के लिए खत। क्या है ये माजरा, वो भी आपको बताएंगे। फिर से युद्ध की दस्तक, यूक्रेन सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं कई टैंक रूस के, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच चीन से जंग में बुरी तरीके से हारेगा अमेरिका, विध्वंसक हथियारों की होड़ में छूटा पीछे। तो दोस्तों, एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G20 शिखर सम्मेलन में जोरदार हुआ स्वागत। जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति से गले लगकर मिले हुआ जोरदार स्वागत। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे डायनेमिक लीडर हैं जिनका कहीं ना कहीं पूरी दुनिया सम्मान करती है। भारत के 130 करोड़ जनता का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देखने को मिलता है। दरअसल 5 दिवसीय दौरे इटली पे पहुंचे पीएम मोदी शनिवार को रोम स्थित रोमा कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहाँ वही जगह है जहाँ पे दुनिया के तमाम देश के G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे। इस दौरान रोमा कन्वेंशन सेंटर में पारिवारिक फोटो के लिए पीएम मोदी और अन्य देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात अनौपचारिक ही थी। इस दौरान ये नेता बेहद दोस्ताना अंदाज में नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम से इतर भी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात की। इस दौरान NSA अजीत डोवाल भी मौजूद रहे। दरअसल न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इटली के प्रधानमंत्री मोरियो द्राघी खुद पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे थे। इससे पहले पीएम मोदी ने यूरोपीय परिषद में दोनों से मुलाकात की थी। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से गर्मजोशी से मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बता दिया कि भारत का जो डंका है वो पूरी दुनिया में चाहे कितने भी लीडर हैं उनकी एक अलग ही महत्व है। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का डंका जो है वो कहीं ना कहीं बज रहा है G20 देशों के बीच। हम चलते हैं अगली अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, कश्मीर में सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकते हैं आतंकी, जारी हुआ हाई अलर्ट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने रची साजिश। कश्मीर में कायम अमन चैन पाकिस्तान की आंखों में खटकने लगा है। पाकिस्तानी हुकूमत और जनरल बाजवा की अगुवाई वाली फौज कश्मीर में अशांति फैलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। सूत्र के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब आतंकियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ हाइब्रिड दहशतगर्दों को कश्मीर में सुरक्षा बलों के कैंपों और चौकियों पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने खुफिया इनपुट के हवाला देते हुए बताया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने गुलाम कश्मीर में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और द रेजिस्टेंट फोर्सेस जैसे आतंकी संगठनों के आतंकी आकाओं से कहा है कि वो अपने कैडर का सुरक्षा बलों के कैंपों पर हमला करने का निर्देश दें। सूत्रों ने बताया है कि कश्मीर में पहले से घुसे दहशतगर्द सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के इस इनपुट के बाद सुरक्षा बलों को बिना किसी ढिलाई के अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया है कि पुंछ में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ने इन आतंकी समूहों की तैयारी के खतरनाक मंसूबों का संकेत दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि किसी भी आतंकी वारदात को रोकने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।
अगली अपडेट तो दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, चीन ने भेजी खराद खाद तो श्रीलंका ने किया सौदा रद्द, भारत ने शुरू किया खाद का आयात। दोस्तों जैविक खाद के सौदे पे को लेकर श्रीलंका और चीन के बीच तनाव पैदा हो गया है। चीन की खाद को हानिकारक मानते हुए श्रीलंका ने सौदा रद्द कर दिया। चीनी कंपनी का भुगतान रोक लिया गया। इसके जवाब में भुगतान गारंटी देने वाली श्रीलंका सरकार के पीपल्स बैंक को चीन ने काली सूची में भी डाल दिया। श्रीलंका ने जैविक खाद की खरीद अब भारत से शुरू कर दी है। मामले में तनाव तब बढ़ा जब पीपल्स बैंक ने चीन की कंपनी क्यूगजो सीविन बायोटेक को $49 लाख का भुगतान रोक दिया। चीनी कंपनी से जैविक खाद की खरीद श्रीलंका की सरकारी कंपनी सीलोन फर्टिलाइजर ने की थी। मामले में सीलोन फर्टिलाइजर कॉमर्शियल मामलों को हाईकोर्ट से मांगी गई थी। दरअसल हाईकोर्ट ने 22 अक्टूबर को आदेश जारी कर चीनी कंपनी को भुगतान पर रोक लगा दी थी। बैंक द्वारा भुगतान रोके जाने के बाद कोलंबो स्थित चीनी दूतावास ने शुक्रवार को पीपल्स बैंक को काली सूची में डाल दिया था। दूतावास ने कहा है कि हाल ही के महीनों में पीपल्स बैंक के जारी लेटर ऑफ क्रेडिट का पालन न होने से चीनी कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। क्यूगडो सीवन का नुकसान इन सिलसिले का ताज़ा मामला है। चीन के दूतावास ने कहा है कि खाद का भुगतान रोके जाने से चीनी कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। भेजी गई खाद को खराब बताने का गलत फैसला गलत है। मामले में पीपल्स बैंक का कहना है कि उसने हाईकोर्ट के आदेश के चलते भुगतान को रोका है। हम चलते हैं अगले अपडेट, एक और बड़ी खबर। तो क्या 12,000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट करने वाला है भारत। दोस्तों अग्नि 5 छोड़ दो, अग्नि 6 मिसाइल जो है वो आने वाला है और चीन और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाला है। दोस्तों दरअसल गुरुवार को सोशल मीडिया पे एक खबर सामने आई कि अब अभी तो अग्नि 5 ये ट्रेलर है। अगर कुल मिलाकर बात करें तो अग्नि 5 ट्रेलर है। आने वाले समय में देखते जाइए धीरे धीरे होता है क्या, क्योंकि अब अग्नि 6 मिसाइल जो है वो आने वाली है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक खतरनाक मिसाइल होगी और इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक है, यानी 5,000 छोड़ दीजिए 12,000 किलोमीटर तक है। अगली अपडेट एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों पाकिस्तान ने तालिबान के राजनयिकों को चुपचाप पदभार संभालने की मंजूरी दी। अफगान मिशनों में कामकाज हुआ शुरू। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान ने उन राजनयिकों को अपने यहाँ का अफगान दूतावास और वाणिज्यिक दूतावासों का प्रभाव संभालने की अनुमति दे दी है, जिन्हें तालिबान ने नियुक्त किया है। पाकिस्तान ने ये मंजूरी चुपचाप दे दी है। इस बात की जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। पाकिस्तान तालिबान को काबुल में वैध सरकार नहीं मानता है, लेकिन फिर भी उसने तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिकों को वीज़ा जारी किए हैं। डॉन अखबार की खबर के अनुसार सरदार मोहम्मद सोकैब ने इस्लामाबाद स्थित अफगान दूतावास में प्रथम सचिव के तौर पर कामकाज शुरू कर दिया है। वहीं हाफिज़ मोहिबुल्लाह, मुल्ला गुलाम रसूल और मुल्ला मोहम्मद अब्बास का पेशावर, क्वेटा और कराची स्थित अफगानिस्तान के वाणिज्यिक दूतावासों के लिए भेजा गया है। सुकैब प्रभावी तौर पर इस्लामाबाद में अफगान मामलों के प्रभारी हैं। वहीं अफगान दूतावास में जुलाई से शुरू कोई राजदूत नहीं है, जब पिछली अफगान सरकार के अधीन और पिछले राजदूत रहे नजीबुल्लाह अखिलियत भी कहीं ना कहीं हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है, जहां पे कश्मीरी छात्रों को पकड़े जाने के बाद तिलमिलाई महबूबा मुफ्ती ने लिखा पीएम मोदी को खत, रिहाई की मांग की है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मिली जीत के बाद कथित रूप से आगरा के एक कॉलेज में कश्मीरी छात्रों ने जश्न मनाया था। इस मामले में 3 कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी। अब छात्रों की रिहाई के लिए महबूबा मुफ्ती ने एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिनमें उन्होंने पीएम मोदी से मांग की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि उन युवाओं का भविष्य न खराब होने पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लेटर लिखकर रिहाई की मांग कर डाली है। हम चलते हैं अगले अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आखिरकार इमरान खान जी मुश्किलों में, सरकार टीएलपी के साथ नहीं बनी बात, सरकार की बात, इस्लामाबाद मार्च हुआ जारी। दरअसल पाकिस्तान में सरकार और कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के बीच गतिरोध अभी कायम है। इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे टीएलपी कार्यकर्ताओं को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने संगठन के नेताओं से वार्ता की, लेकिन वो निष्कर्ष पर पहुंचे बगैर खत्म हो गई। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि हिंसा और अराजकता में सरकार दबाव में नहीं आएगी, जबकि टीएलपी अपने मुखिया साद रिजवी की जेल से रिहाई और फ्रांसीसी राजदूत के देश से निष्कासन से कम पर तैयार ही नहीं है।
फ्रांसीसी राजदूत के निष्कासन से इनकार के बाद पिछले हफ्ते लाहौर के नज़दीक जीटी रोड पर टीएलपी का धरना शुरू हो गया था। बुधवार को संगठन ने इस्लामाबाद मार्च की घोषणा कर दी और जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो संगठन के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव हो गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट, एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों आखिरकार मामला अब जो है वो फिर से युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, फिर सुनाई दे सकती है युद्ध की आहट। यूक्रेन सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं रूसी सेना के टैंक। दरअसल दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से जंग के आसार बन गए हैं। बड़ी संख्या में रूसी सेना को यूक्रेन की तरफ जाते देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिनमें रूसी सेना साजो सामान के साथ आवाजाही करती दिख रही है। कहा जा रहा है कि रूस सीमा पार जमावड़ा बढ़ा रहा है और आने वाले दिनों में हालात पहले जैसे हो सकते हैं। दोस्तों हाल ही में यूक्रेन ने पूर्वी हिस्से में सक्रिय रूसी अलगाववादियों पर ड्रोन से हमले किए थे और अब इन हमलों में रूसी समर्थित कई विद्रोहियों के मारे जाने का दावा किया गया था। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने क्रीमिया और यूक्रेन से लगी दूसरी सीमाओं पर सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। अब सेना के साजो सामान के साथ कूच करते हुए वीडियोस सामने आने के बाद जंग की आशंका बढ़ गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। दोस्तों चीन से जंग में बुरी तरीके से हारेगा अमेरिका, विध्वंसक हथियारों की होड़ में छूटेगा पीछे, शहंशाह बना ड्रैगन। दरअसल हथियारों की रेस में कुछ साल पहले तक अमेरिका काफ़ी आगे था और चीन को धौंस देता रहता था, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका की जनता को चिंतित होना चाहिए क्योंकि चीन ने सैकड़ों हाइपरसोनिक मिसाइलों के परीक्षण कर लिए हैं। अब अमेरिका इस रेस में काफ़ी पीछे छूट चुका है। विश्व में हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में अमेरिका के मुकाबले चीन इतना ज़्यादा आगे निकल जाएगा, यह बात अमेरिका के नीति निर्धारकों ने सपने भी न सोचा था। अगली अपडेट, एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान में महंगाई से परेशान आवाम, अब इमरान सरकार ने बढ़ाई और मुसीबत, 23 खाने वाली वस्तुओं के दाम बढ़े। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही महंगाई की वजह से आवाम परेशान हो चुकी है। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले हफ्ते के दौरान टमाटर, सरसों का तेल, चिकन, आलू, खाना पकाने तेल, अंडा सहित 25 जरूरी वस्तुओं की औसत कीमतों में वृद्धि हो गई है। दरअसल ब्यूरो ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा है कि खाद्य पदार्थों में टमाटर की कीमतों में 11% की उल्लेखनीय वृद्धि है। इसी बीच आलू, चीनी, अंडे, सरसों से तेल और किचन की कीमतों में क्रमशः लगभग 6% और 3% और 1% लगभग की वृद्धि की गई है। गैर खाद्य पदार्थों से पहली तिमाही में रसोई गैस सिलेंडर और बिजली की कीमतें क्रमशः 4% और 3% की वृद्धि हुई है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी महंगाई का आलम जो है तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अगली अपडेट, एक और बड़ी खबर। अफगानिस्तान पर नज़र रखने के लिए ड्रैगन का नया मास्टर प्लान। तजाकिस्तान में मिलिट्री बेस बना रहा है चाइना। तजाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय और चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय या पुलिस बल के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत तजाकिस्तान ने चीन को देश में एक नए मिलिट्री बेस बनाने की मंजूरी दे दी है। दरअसल रेडियो फ्री यूरोप ने इसकी जानकारी दी है। इस समझौते पर सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, न कि चीनी सेना ने। ऐसे में इससे पता चलता है कि चीन अफगानिस्तान में बढ़ती अस्थिरता के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रेडियो फ्री यूरोप ने ताजिक अधिकारियों के हवाले से कहा है कि ये नया बेस तजाकिस्तान के रैपिड एक्शन ग्रुप या विशेष बलों के स्वामित्व में होगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। चारधाम परियोजना में चीन सीमा तक सेना को चौड़ी सड़कों की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट से बोला केंद्र सरकार, जल्द ही सेना लेगी एक्शन। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अदालत के पूर्व के आदेश को वापस लेने के मांग संबंधी उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए, क्योंकि सेना को चारधाम परियोजना में चीन सीमा तक जाने वाली चौड़ी सड़कों की जरूरत है। 900 किलोमीटर की रणनीतिक चारधाम राजमार्ग परियोजना का मकसद उत्तराखंड में चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को हर मौसम में सड़कों से जोड़ रखा है।
हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, सऊदी अरब और बहरीन ने लेबनान के राजदूत को निकाला देश से बाहर, सिर्फ एक युद्ध का जिक्र करना पड़ा भारी। सऊदी अरब ने लेबनान के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दे दिया और लेबनान से होने वाले सभी आयातों पर रोक लगा दी। दरअसल किंगडम की तरफ से ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि लेबनानी मंत्री ने यमन में जारी युद्ध को सऊदी आक्रामकता बताया था। कुछ ही घंटों के बाद शुक्रवार को किंगडम ऑफ बहरीन ने लेबनान के राजदूत को उसी वजह से 2 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। लेबनान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के फैसले पर चर्चा की और देश के सूचना मंत्री से उचित निर्णय लेने के लिए कहा है। सऊदी अरब ने सरकारी मीडिया ने ये रिपोर्ट में बातें कही हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। अरुणाचल प्रदेश में नदी का पानी अचानक काला होने के बाद हजारों मछलियों की मौत, स्थानीय लोगों ने कहा चीन की साजिश। जी हां, दरअसल दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में एक हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां कामेंग नदी का पानी अचानक काला दिखाई देने लगा। देखते ही देखते हजारों की संख्या में मछलियों की मौत हो गई। ये जानकारी शनिवार को अधिकारियों ने दी है। जिला मत्स्य पालन अधिकारी ने कहा है कि कुल घुलित पदार्थों की उच्च सामग्री के कारण नदी का पानी काला हो गया है। जिला मत्स्य विकास अधिकारी हाली ताजो ने कहा है कि जिला मुख्यालय सोप्पा में शुक्रवार को नदी में हजारों मछलियां मृत पाई गई हैं। प्रारंभिक निष्कर्ष के अनुसार मौत के कारण TDS की बड़ी उपस्थिति देखी गई है, जिसकी वजह से पानी में जलीय प्रजातियों के लिए दृश्यता कम हो जाती है और सांस लेने में समस्या होने लगती है। चूँकि नदी के पानी में हाई TDS देखने को मिलता है, जिसके चलते मछलियाँ ऑक्सीजन नहीं ले सकती हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। सरकार की आमदनी बढ़ने से राजकोषीय घाटा 4 साल के निचले स्तर पर आया। आसान शब्दों में समझें। दरअसल दोस्तों शुक्रवार की शाम देश की आर्थिक सरकारी से जुड़े कुछ आंकड़े जारी हुए, जिनमें से एक फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का आंकड़ा भी आया है। भारत के लिए अच्छी खबर है क्योंकि दोस्तों पिछले कई सालों में जो है राजकोषीय घाटा 4 साल के निचले स्तर पर आया है कि सरकार की आमदनी बढ़ने से ये राजकोषीय जो घाटा है वो कम हुआ है। हम चलते हैं अगले अपडेट। अब रोहिंग्या जाएंगे बाहर। बीजेपी की अगुवाई वाली कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुराना बयान पलट दिया है। दरअसल भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने रोहिंग्या के निर्वासन पर सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधित हलफनामा दायर किया है और अपने पहले के बयान से पलट गए हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बेंगलुरु में करीब 72 रोहिंग्या हैं, लेकिन उन्हें डिपोर्ट करने की कोई तत्कालीन योजना नहीं है। हालांकि एक नए हलफनामे में सरकार अपने बयान में पलटी है। डिपोर्ट नहीं करने का जवाब राज्य सरकार को भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर दिया गया था। उपाध्याय ने शीर्ष कोर्ट से रोहिंग्या लोगों को डिपोर्ट करने का निर्देश देने की मांग की थी। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और ले लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल RSS ने कहा धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल कर्नाटक के धारवाड़ में 3 दिनों से चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सालाना अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक का शनिवार को आखिरी दिन है। इन 3 दिवसीय बैठक में महंगाई समेत मौजूदा कई ज्वलंत विषयों पर चर्चा हुई है। दरअसल महंगाई, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते मूल्य का विषय भी उठा। संघ से जुड़े कुछ संगठनों ने ये विषय भी उठाए। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्सेज के उपायों पर भी जोर देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हालांकि बैठक में ये कहा गया है कि सरकार का विषय है और उस पर काम होगा, लेकिन धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया और कहा धर्म परिवर्तन को पूरी तरीके से रोकना ही चाहिए। हम चलते हैं अगले अपडेट। समीर वानखेड़े, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। SC आयोग ने ठाकरे सरकार को भेजा नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब। दरअसल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC ने शुक्रवार को NCB के जोनल निर्देशक समीर वानखेड़े द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए लिखे पत्र पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई और 7 दिनों में जवाब मांगा है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि 7 दिनों में जवाब दीजिए, विफल रहने पर समन जारी किया जाएगा। NCB के निर्देशक ने इस तरीके से आरोप लगाया था कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये कड़ा एक्शन लिया गया है। तो दूसरी तरफ उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और अगर बात करें हरजाना ने भी भुगतने की बात कही है। तो